जिस प्रकार बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं 1 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर। ये हमारा वीकली करंट अफेयर है। इसमें हम एपिसोड 11 यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसकी जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने बार कह चुका हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप बस अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, आप पढ़िए उसको। ठीक है, आप इसका फ़ायदा लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना के तहत वित्तीय योजना को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। द फाइनेंशियल स्कीम अंडर लाडली बहना योजना हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1000 टू हाउ मच। तो इसका आंसर है 1250 रुपये प्रति माह। ठीक है, पहले ये 1000 रुपये प्रति माह था, अब इसको बढ़ा के 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ठीक, देखिए ये जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 2023 से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपका 15 मार्च 2023 से ये स्कीम शुरू हुई है। और देखिए जो लाडली बहना योजना है, इसमें जो महिला की उम्र है वो 23 से 60 वर्ष के बीच रखी गई थी। और अभी इसको 21 से, इसकी जो निम्न आयु है वो 21 साल यहाँ पर करने का प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पहले जब इसको शुरू किया गया था तो तब जो इसकी उम्र थी वो 23 से लेकर 60 वर्ष थी। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात राज्य ने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। गुजरात स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड दी ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडीज फ्रॉम 10% टू हाउ मच। तो इसका आंसर हो जाएगा 27%। ठीक है, जो गुजरात राज्य है वहाँ पे जो स्थानीय निकाय हैं उनमें ओबीसी कोटे को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 27% कर दिया। ठीक, देखिए अब जो ये यहाँ पर ओबीसी कोटा की बात हो रही है, तो इसके लिए जो आयोग बनाया गया था वो था के.एस. झावेरी आयोग। ठीक है, जो गुजरात का के.एस. झावेरी आयोग था, उसकी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 10% से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, इसको 27%। और देखिए इस आयोग का जो गठन है वो गुजरात में ओबीसी कोटा के स्तर को तय करने के 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो यहाँ पर ओबीसी कोटा है उसको, उसका स्तर तय करने के लिए एक यहाँ पर आयोग बनाओ। और उसके बाद ही ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनमें ओबीसी कोटा 10% से 27% किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिए ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट अ 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो देखिए अभी हाल ही में जो एशियाई विकास बैंक है एडीबी, उसने तमिलनाडु राज्य के लिए क्या किया है, यहाँ पर एक ऋण प्रदान किया गया है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखिए जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 1.2 बिलियन भारतीय रुपये तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आपसे इसका बजट भी पूछ सकते हैं, तो बजट याद रखना आपको 1.2 बिलियन भारतीय रुपये। ठीक है, अगर एडीबी के मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो माडलुयांग फिलीपींस में है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में।
ठीक। और जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो उनका नाम क्या है, मासात्सुगु अस्कावा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछें, आपसे इसके स्थापना और जो अध्यक्ष हैं ये भी पूछ सकते हैं, इसका मुख्यालय भी पूछ सकते हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में वो M.K. स्टालिन हैं। ठीक है, और राज्यपाल हैं R.N. रवि। तो इतनी चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी योजना? तो देखो भाई, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो परिवार की जो महिला मुखिया है उसको हर महीने 2000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जो भी परिवार की महिला मुखिया होगी उसको प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और इस योजना के लिए लगभग 1.08 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। इतने लोगों को इसका अभी लाभ मिलेगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं। अब आपने देखा होगा अभी हाल ही में कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। ये आपको याद रखना है। ये पहले राजस्थान के राज्यपाल थे, अभी इनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर याद होने चाहिए और उस राज्य का गठन कब हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। शेयर डॉट मार्केट नामक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर डॉट मार्केट? तो अभी हाल ही में फ़ोनपे ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है शेयर डॉट मार्केट। ठीक है, ठीक है, ये जो ऐप है ये खुदरा निवेशकों को स्टॉक खरीदने, इंट्राडे ट्रेडों में संलग्न होने और क्यूरेटेड वेल्थ बास्केट और म्यूचुअल फंड खरीदने में सहायता प्रदान करेगा। और अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में और इसके जो संस्थापक हैं वो थे समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर और राहुल चारी। और जो अभी वर्तमान में इसके CEO हैं उनका नाम है समीर निगम। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना? तो देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये आपके उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC वाले छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, उनकी जो फीस होगी वो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा उठाई जाएगी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो आपको ये याद रखना है, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा यहाँ पर, जो हमारी 2023 की जितनी भी योजनाएं यहाँ पर हुई हैं वो सारी मैं यहाँ पर एक वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स का 7वां और अंतिम जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया है? ठीक है, विच इज द 7th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स विच हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो देखिए, जो प्रोजेक्ट 17A है उसके अंतर्गत यहाँ पर 7 जहाज बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत 7 यहाँ पर युद्धपोत बनाए जाएंगे। तो ये अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इसका नाम है युद्धपोत महेंद्रगिरी। ये इस प्रोजेक्ट का अंतिम जहाज है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है,
और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और देखिए इसका जो नाम है वो उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। जो महेंद्रगिरी है वो उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है, तो उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है महेंद्रगिरी। ठीक है। और देखिए इसको जो लॉन्च किया था वो जो वर्तमान के अभी उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के द्वारा मुंबई में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रांड साप्स। ठीक है। जो ग्रांड साप्स हैं उनको अभी हाल ही में ऋषि सुनक के द्वारा नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीएओ की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए अधिकृत पेंशन वितरण बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन डेजिनेटेड बाय द आरबीआई एज द ऑथराइज्ड पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक फॉर सिविलियन पेंशनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस? तो देखिए आरबीआई ने हाल ही में जो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय है उसकी ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए अधिकृत एक पेंशन वितरण बैंक को नामित किया है। उसका नाम क्या है? बंधन बैंक है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर बंधन बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके जो संस्थापक और सीईओ हैं वो कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो भाई आगे देखते हैं। 2 लाख रुपए तक के चालान आधारित एमएसएमई ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड जीएसटी सहाय ऐप फॉर इनवॉइस बेस्ड एमएसएमई लोन्स अप टू ₹2 लाख? तो देखिए ये जो 2 लाख रुपए तक के चालान आधारित एमएसएमई ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है वो किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। अगर पीएनबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1893 में, और इसका जो मुख्यालय है वो द्वारका दिल्ली में है। ठीक है। इसके जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? केजी अनंत कृष्णन, और इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। देखिए ये सिर्फ आपका करंट अफेयर नहीं है, इसमें आपके जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को उसके बारे में और भी चीज़ें पता हों। ठीक है। तो ये आपका सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, इसमें स्टैटिक के भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहती हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखिए अच्छे से, इनको रिवाइज कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। देखो भाई एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में केवल नौकर ही पैदा होंगे, कोई मालिक नहीं। ठीक है। तो इसलिए कोई भी जो नॉलेज है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी आज की सीखी हुई चीज़ें या आपकी जो भी आप आज बातें सीखते हो वो आपके जीवन में हमेशा आपको आगे ही बढ़ाएंगी। ठीक है। तो इसलिए कभी भी केवल नौकरी के लिए आपको चीज़ें नहीं सीखनी है, ये बात आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अपना ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियाज ओन ब्लॉकचेन इनेबल्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन हैज बीन लॉन्च्ड बाय? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है। ये भारत का अपना जो ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है फाल्कन, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में एनपीसीआई भी बोलते हैं।
ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके जो प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं वो कौन है? एपी होता। और जो वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं वो हैं दिलीप असबे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे जैसे आपका यूपीआई है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा ही उसको जारी किया गया था, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे भुगतान के जो चीज़ें हैं, जो प्रणाली है, उसको कौन कंट्रोल करती है? एनपीसीआई करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा करने वाला कोई पहला राज्य बना है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो है नागालैंड, ठीक है। अब देखिए ये जो आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण यहाँ पर शुरू करने का जो फैसला लिया है वो नागालैंड की गवर्नमेंट ने लिया है। इसमें क्या होगा कि 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आधार नामांकन के साथ एकीकृत करके जन्म पंजीकरण यहाँ पर किया जाएगा। अगर नागालैंड की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका गठन पूछ लिया जाता है। तो कम से कम आपको जो 7 सिस्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जो पूर्वी राज्य हैं हमारे, उनके बारे में आपको अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनसे कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये इसका जो गठन हुआ था वो 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। अभी जो यहाँ पर राज्यपाल हैं वो ला गणेशन हैं और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। अगर यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीट करें तो दोनों एक एक सीट यहाँ पर हैं। राज्यसभा में भी एक सीट है और लोकसभा में भी एक सीट है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया? फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। देखिए अभी हाल ही में चंद्रयान 3 यहाँ पर सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। उसके जस्ट बाद इसरो ने अभी भारत का जो पहला सौर मिशन है आदित्य L1 उसको भी लॉन्च किया है। और ये कहाँ से किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो मिशन लॉन्च हुआ था ये कहाँ से हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। देखिए और इसको ले जाने वाला जो रॉकेट था वो कौन था? PSLV C57, ठीक है। रॉकेट का नाम आपसे पूछ सकते हैं। PSLV C57 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। अगर इसरो की बात करें तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसका यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। और वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं। आप देखना है कि इस बार इसरो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप इसको अच्छे से करके जाएं, इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द विनिंग टीम ऑफ मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? तो देखो भाई जो हमारी भारत की हॉकी टीम है उसने अभी हाल ही में 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, ठीक। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूटआउट में हराया था। और इसी के साथ जो भारतीय टीम है वो FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 उसके लिए भी इसने क्वालिफाई किया, ठीक है। जो FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप होने वाला है 2024 का, वो ओमान में होने वाला है। तो इसके लिए भी भारत की जो हॉकी टीम है उसने क्वालिफाई किया है। अगर हम यहाँ पर पुरुष हॉकी की बात करें, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान CEO हैं वो एलेना नॉर्मन हैं और अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ठीक है। और जो पुरुष कोच हैं उनका नाम है क्रेग फुलटन। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद करना आप।
चलिए आगे देखते हैं। उन्नत ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा के लिए ऑल्ट आईडी समाधान किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड ऑल्ट आईडी सॉल्यूशन फॉर इन्हेंस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी। तो देखिए ये जो ऑल्ट आईडी समाधान है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मास्टर कार्ड के द्वारा। ठीक है, जो यहाँ पर उपभोक्ता हैं उनको ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रखने के लिए इसको ऑल्टरनेट आईडी की यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया है? ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आर.एस. शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रिसेंटली आर.एस. शिवाजी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 66। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो देखिए जो आर.एस. शिवाजी हैं, शिवाजी थे, वो कौन थे? एक तमिल अभिनेता थे। ठीक है, एक हास्य अभिनेता थे ये। तो इनका अभी 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपसे एग्जाम में निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है। ठीक है, हाल फिलहाल में जो भी निधन हुए हैं और अपॉइंटमेंट जो भी हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं अवश्य एग्जाम में, तो आप उनको ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पर 2 वीडियोज़ यहाँ पर बनाई हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, जितने भी 2023 के अगस्त तक के जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने वहाँ पर लिए हुए हैं, आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा इंडेक्स के भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई हैं। 2023 की जो इंडेक्स हैं, सूचकांक, वो यहाँ पर मैंने वीडियो में बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें, उनको पढ़ के जाएं। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा समूह की किन 2 एयरलाइंस के विलय को मंजूरी प्रदान की है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में CCI कहते हैं, हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विच 2 एयरलाइंस ऑफ टाटा ग्रुप। तो देखिए जो टाटा ग्रुप के विस्तारा और एयर इंडिया है, इन दोनों को मर्ज करने का यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। ये दोनों टाटा समूह की 2 एयरलाइन कंपनियां हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक कंपनी बनाने का यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। अगर हम एयर इंडिया के CEO की बात करें तो वो कौन है? कैम्पबेल विल्सन है। ठीक है, और जो संस्थापक थे इसके JRD टाटा थे। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में मुंबई में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, ये एयर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और अगर विस्तारा की बात करें तो इसके जो वर्तमान CEO हैं वो हैं विनोद कन्नन। इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 2013 में, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023? तो देखिए भाई, जो अभी 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है 2023 का, उससे PV सत्यनारायण को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, PV सत्यनारायण। अब देखिए जो PV सत्यनारायण हैं वो आचार्य एनर्जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी एनर्जी नहीं होगा, ये NG होगा। ठीक है, आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं, और इन्हीं को अभी ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने उच्च उपज देने वाली चावल की किस्मों के विकास में जो योगदान दिया था उसके लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर देख के जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो देखो, जो शांता थॉटम हैं उनको अभी हाल ही में पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो शांता थॉटम हैं ये तेलंगाना की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये आपके सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये पहला जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है ये किसको दिया गया है? शांता थॉटम को। ये नाम आपने याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 का, वो कौन सा एडिशन है? 43वां एडिशन है। आपसे एडिशन भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कहाँ पर हुआ यही पूछा आपसे एडिशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इससे जो स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछ लें। वेयर हैज़ दी 43rd एशियान समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, ये जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? जकार्ता में हुआ है, ठीक है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 में हुई थी बैंकॉक में, और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है, तो यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो ली सिन लुंग हैं, ये आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है। एशियान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ली सिन लुंग, और इसके महासचिव हैं लिम जैक होई। ये दो नाम आपने याद रखने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय क्या है? चलिए आगे देखें। गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन सोन इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन? तो देखो, जो गैबोन के अभी अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली है वो किसने ली है? ब्राइस ओलीगुई नगुएमा ने, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। किसने ली है? ब्राइस ओलीगुई नगुएमा। ये गैबोन के अभी अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर गैबोन की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ये, जिसकी राजधानी है लिब्रेविल, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच है, और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा, वो है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसकी, और याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइम याद रहेगा, एग्जाम में आप भूल जाओगे। इतनी शॉर्ट ट्रिक आप याद नहीं रख सकते किसी चीज़ की, तो इसलिए अपनी आदत बनाइए कि आपको चीज़ों को पहले ध्यान से पढ़ना है और बार बार उनका रिवीजन करना है। रिवीजन एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आपको चीज़ें याद रह सकती हैं और एग्ज़ाम में आप उनको अच्छी तरीके से वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज़ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हेल्ड? तो देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है ये, ठीक है। तो जो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, ये भारत में गुजरात राज्य में हुआ है, ठीक है। अगर WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। आपको इतना नाम भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। टेड्रोस एडनोम, ये क्या है? अभी WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। चलिए आगे देखते हैं। खूबसूरत पर्यटन स्थल उमियाम झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन उमियाम लेक सिचुएटेड? तो इसका आंसर है मेघालय, ठीक है। ये जो उमियाम झील है ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में है। अब देखो, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मेघालय ने इस झील को साफ करने के लिए
एक एआई रोबोटिक तकनीक को अपनाया है। ठीक, तो ये जो एआई रोबोटिक तकनीक है, इसमें एक नाव है जिसके द्वारा ये झील का जो कचरा है उसको साफ किया जाएगा। ठीक, अब अगर मेघालय की बात करें तो इसको एक राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 21 जनवरी 1972 में। पहले ये असम का एक हिस्सा था और इसको जब अलग किया गया 21 जनवरी 1972 में, तो इसको एक नए राज्य का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये झील ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है ये उमियाम झील कहाँ पर स्थित है? मेघालय में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीआई टैग वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जितने भी जीआई टैग वाले क्वेश्चन हैं वो मैं एक अलग वीडियो में उसके लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी आप इसको याद रख लीजिए कि जो कोरापुट काला जीरा चावल है ये किस राज्य का चावल है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो देखो, जो उड़ीसा राज्य है उसका ये चावल है और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, ये जो चावल है ये धनिया के बीज जैसा दिखने वाला यह चावल अपनी अनूठी सुगंध और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके बहुत औषधीय गुण हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने बीपी शुगर वाले लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो इस वजह से इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और इस चावल को चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, अगर उड़ीसा राज्य के गठन की बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में वन कार्ड ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली वन कार्ड हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। ठीक है, जो वन कार्ड है उसने इंडियन बैंक के साथ मिलके एक मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, इसके वर्तमान में जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं शांति लाल जैन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का क्या हुआ था? विलय हो गया था। ठीक है, तो इन दो बैंकों का विलय होके ये क्या बन गया? इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक इसका नाम है। ठीक है, और इनका जो मर्ज हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को। तो ये थे भाई हमारे इस वीक के करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर हम यहाँ पर कर रहे थे। आई होप कि अब ये चीज़ें आपने अच्छे से कर ली होंगी और चीज़ें समझ ली होंगी। नोट करने वाली चीज़ों को आप ज़रूर नोट करें, उनको रिवाइज करें। और वीडियो को जब आप दोबारा देखेंगे रिवीजन के लिए तो आप इसको 1.25 में देखिए, आपके समय की यहाँ पर बचत होगी और चीज़ें भी आसानी से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगले वीक के करेंगे, जो अगली वीडियो होगी उसमें हम अगले वीक के करंट अफेयर करेंगे। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर से अच्छा है कि आप वीकली करें क्योंकि एक साथ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 6 मंथ के और क्वार्टरली जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पर मैंने किया हुआ है। आप ज़रूर उसको देखें, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें भाई। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, वीडियो में कमेंट करें। थोड़ा सा प्यार आप लोग भी देने की कोशिश करें मुझे, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।